पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट और इस्लामिक ब्लॉक को लेकर काफी तरह की चर्चाएं चल रही थीं। कुछ लोग इसे इस्लामिक नाटो का नाम दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान भारत ने बिना किसी शोर शराबे के एक अलग ही डिप्लोमेटिक मूव खेल दिया। 31 जनवरी को नई दिल्ली में एक बड़ा मल्टीनेशनल मीटिंग सेटअप हुआ, जिसमें 22 मुस्लिम बहुल देश भारत पहुंचे। ये वही देश हैं जो आमतौर पर पाकिस्तान के इस्लामिक एजेंडे से जुड़े हुए माने जाते थे, लेकिन इस बार तस्वीर उलटी दिखी। इस मीटिंग में ना पाकिस्तान मौजूद था और ना ही वो देश जो खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर बताता है। यहीं से मैसेज क्लियर हो गया, अब फैसले सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं हो रहे, बल्कि इकोनॉमिक फायदे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखकर हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह रही कि इसी दौरान भारत को एक ऐसे देश से हाई लेवल कॉल आया जिस पर अमेरिका का प्रभाव खुलकर माना जाता है। यानी एक तरफ दिल्ली में 22 इस्लामिक देश बैठे थे और दूसरी तरफ वॉशिंगटन अलाइंड कंट्री भारत से सीधे संपर्क में थी। यही वह पॉइंट है जहां से कुछ बड़े इंटरनेशनल प्लान्स हिलते हुए नजर आने लगे, क्योंकि जिन देशों को एक ब्लॉक में जोड़कर भारत को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही थी, वही देश अब भारत के प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान के उस नैरेटिव को कमजोर कर दिया जिसमें वह खुद को इस्लामिक दुनिया का सेंटर बताता रहा है। साफ शब्दों में कहें तो भारत ने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, कोई मोर्चा नहीं खोला, बस डिप्लोमेसी को काम करने दिया। और यही वजह है कि कई देशों के अरबों डॉलर के रणनीतिक कैलकुलेशन एक झटके में गड़बड़ा गए। अब असली सवाल यह है, भारत ने ऐसा क्या भरोसा दिया कि इतने अलग अलग इस्लामिक देश एक साथ दिल्ली आने को तैयार हो गए? इस पूरे मुद्दे को आज हम बहुत गहराई के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए हाल के घटनाक्रम पर नजर डालनी जरूरी है। कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक संभावित नए सैन्य गठबंधन की चर्चा चल रही थी, जिसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की इस तरह के डिफेंस फ्रेमवर्क पर बातचीत कर रहे थे। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक समझौता भी सामने आया, जिसमें सामूहिक सुरक्षा की बात कही गई थी। तुर्की भी इस समीकरण में अपनी सैन्य ताकत के साथ शामिल होना चाहता था। कागजों पर देखें तो यह गठजोड़ मजबूत दिखाई देता था। सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता और तुर्की की सेना। इसी वजह से पाकिस्तान के मीडिया और रणनीतिक हलकों में इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश किया जा रहा था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ घोषणाएं नहीं, जमीनी कूटनीति मायने रखती है। यहीं पर भारत ने बिना किसी शोर शराबे के अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। अब मौजूदा हालात पर आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 31 जनवरी को अरब लीग से जुड़े देशों के विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंचे। ये कोई सामान्य बैठक नहीं है, बल्कि 22 अरब देशों के प्रतिनिधि एक ही मंच पर मौजूद हैं। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया गंभीर संकट से गुजर रहा है। गाजा में मानवीय हालात बिगड़े हुए हैं, लाल सागर में समुद्री सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है और इजराइल फिलिस्तीन तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में अरब देशों का समाधान और संवाद के लिए भारत की ओर देखना भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता को दिखाता है। अब अगर दिल्ली में हुई इस बैठक को सरल भाषा में समझें तो इसका मकसद किसी औपचारिक बयान तक सीमित नहीं था। ये मीटिंग दरअसल भारत और अरब देशों के बीच लंबे समय की रणनीति तय करने का मंच थी। सबसे पहले आर्थिक सहयोग पर बात हुई। दोनों पक्षों ने व्यापार बढ़ाने, निवेश के नए रास्ते खोलने और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी साझा रुख बनाने की कोशिश की गई, खासकर लाल सागर में चल रहे तनाव को लेकर। ऊर्जा सुरक्षा इस बैठक की रीढ़ रही। भारत अपनी बड़ी तेल और गैस जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। ऐसे में सप्लाई को स्थिर रखना भारत की प्राथमिकता है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म खरीद की जगह लॉन्ग टर्म एनर्जी एग्रीमेंट्स पर फोकस किया गया, ताकि ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल का असर भारत पर न पड़े। इसके अलावा खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय कामगारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर भी बातचीत हुई। ये मुद्दा भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी अहम है। बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, खासकर गाजा संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता पर भी चर्चा हुई। ऐसे हालात में अरब देशों का भारत को एक संतुलित और भरोसेमंद पार्टनर मानना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। अब इसी घटनाक्रम की तुलना अगर पाकिस्तान की स्थिति से करें तो फर्क साफ नजर आता है। जिस वक्त दिल्ली में निवेश और रणनीतिक सहयोग पर बातचीत हो रही थी, उसी समय पाकिस्तान अपनी आर्थिक मजबूरी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा था। जनवरी 2026 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने खुद यह माना कि सऊदी अरब और यूएई से बार बार वित्तीय मदद मांगना देश के लिए शर्मनाक स्थिति बन चुकी है।
एक तरफ भारत भविष्य की डील्स पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने पुराने सहयोगियों से भी आर्थिक सहारे की उम्मीद लगाए बैठा है। यही असंतुलन इस पूरे घटनाक्रम की असली वजह बनता है। अगर प्रतिनिधि मंडल की बात करें तो इस बैठक में बहरीन, कतर, मिस्र, यूएई, ओमान, सूडान, सोमालिया और कोमोरोस जैसे देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही फिलिस्तीन और लीबिया की मौजूदगी भी खास रही। लीबिया के विदेश मंत्री का यह दौरा कई दशकों बाद हुआ बड़ा राजनीतिक संपर्क माना जा रहा है। सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली देश की भागीदारी ने बैठक के महत्व को और बढ़ा दिया। अब आते हैं ठोस नतीजों पर। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग आधा हिस्सा और गैस का बड़ा भाग अरब देशों से आयात करता है। इसी निर्भरता को सुरक्षित करने के लिए भारत ने यूएई के साथ करीब $3 बिलियन का दीर्घकालिक गैस सप्लाई एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के तहत एडीएनओसी अगले 10 सालों तक भारत की एचपीसीएल को गैस उपलब्ध कराएगी, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव का जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा। कतर की भूमिका को अगर अलग से देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कतर इस वक्त भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है और हाल के महीनों में दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं रहे। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई इसी मजबूत कूटनीतिक चैनल का नतीजा मानी जाती है। ये कदम बताता है कि भारत की बातचीत अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि भरोसे पर आधारित हो चुकी है। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका, चीन और रूस अपनी अपनी रणनीतियों में उलझे हुए हैं। इसी बीच भारत ने खुद को किसी एक गुट से जोड़ने के बजाय एक बैलेंसिंग पावर के रूप में पेश किया है। यही वजह है कि भारत को अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की निर्णायक आवाज के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में हुई बातचीत में आई MEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र भी अहम माना जा रहा है। ये कॉरिडोर सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि आने वाले दशक की जियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स का आधार बन सकता है। अब अगला और ज्यादा दिलचस्प मोर्चा खुलता है वेनेजुएला से जुड़ी खबरों में। हाल ही में वेनेजुएला की ओर से भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया गया। ये कॉल ऐसे समय पर आया जब वेनेजुएला अमेरिका के साथ खुली तनातनी में दिख रहा था, लेकिन सिर्फ 48 घंटे के भीतर वही सरकार एक ऐसा बिल पास कर देती है जो अमेरिकी कंपनियों को सीधे फायदा पहुंचाता है। सवाल उठता है कि यह यूटर्न क्यों लिया गया? दरअसल पर्दे के पीछे अमेरिका ने वेनेजुएला के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिससे पूरे तेल बाजार का समीकरण बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और सीनेटर मार्को रूबियो अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में निवेश करेंगी और वहां से तेल निकाला जाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा नुकसान चीन को होता दिख रहा है। अब तक चीन वेनेजुएला से भारी डिस्काउंट पर तेल ले रहा था, वह भी पुराने कर्ज के बदले, यानी पैसा दिए बिना तेल। लेकिन ताजा संकेतों के मुताबिक पेट्रो चाइना को सप्लाई या तो कम कर दी गई है या पूरी तरह रोक दी गई है। कुछ दिन पहले तक वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति अमेरिका के खिलाफ सख्त बयान दे रही थी। आरोप लगाए जा रहे थे कि दबाव डाला जा रहा है और ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन राजनीति में बयान और फैसले अक्सर अलग दिशा में जाते हैं। अचानक वही सरकार संसद में एक कानून लाती है जो विदेशी कंपनियों को तेल सेक्टर में खुली एंट्री देता है। इसका मतलब साफ है, किसी स्तर पर सहमति बन चुकी है। अब यहाँ एक तकनीकी पेंच है जिसे समझना जरूरी है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन यह तेल लाइट क्रूड नहीं है, यह एक्स्ट्रा हैवी क्रूड है जिसे निकालना और रिफाइन करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए खास तकनीक और हाई एंड रिफाइनरी चाहिए। यहीं पर भारत की एंट्री होती है। दुनिया में गिने चुने देश हैं जो इस तरह के तेल को प्रोसेस कर सकते हैं। अमेरिका, तुर्की और भारत, खास तौर पर रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी। अमेरिका जानता है कि अगर वेनेजुएला का तेल ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना है तो भारत की तकनीकी क्षमता की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने का संकेत दिया जा रहा है। भारत के लिए यह सौदा दोहरा फायदा दे सकता है। एक तरफ भारी डिस्काउंट पर तेल, दूसरी तरफ वेनेजुएला में फंसा पुराना भुगतान वापस मिलने की संभावना। अमेरिका की रणनीति यहाँ साफ दिखती है। रूस से तेल खरीद कम कराने का दबाव और बदले में वेनेजुएला को एक विकल्प के तौर पर पेश करना। ये तेल क्वालिटी में कमजोर है लेकिन कीमत में सस्ता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से फायदेमंद हो सकता है। इसी रणनीति का दूसरा हिस्सा क्यूबा से जुड़ा है। अमेरिका पहले ही संकेत दे चुका है कि क्यूबा को मिलने वाली तेल सप्लाई रोकी जा सकती है, जबकि क्यूबा पूरी तरह वेनेजुएला के तेल पर निर्भर है। ऐसे में पूरे लैटिन अमेरिका में ऊर्जा संतुलन एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। आज की जियोपॉलिटिक्स में आदर्शवाद से ज्यादा अहमियत ताकत और विकल्पों की होती है। भारत इस पूरे खेल में खुद को मजबूर पक्ष नहीं बल्कि एक जरूरी खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर चुका है। अब सवाल यही है, क्या भारत इस मौके को पूरी तरह भुना पाएगा या नहीं? दोस्तों, आप लोगों की को भी राय हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है।
तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।